जिसका नाम है कॉलोनाइजेशन एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर पूरा ट्राइबल पीपल के बारे में है। तो ट्राइबल पीपल के बारे में ये बात है कि ये हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं या फिर कम्युनिटीज़ में रहते हैं, अकेले नहीं रहते। और इनका लगाव, इनकी लाइफ पूरी नेचर के साथ जुड़ी होती है। इनका हर काम नेचर के साथ जुड़ा होता है। लेकिन ये एक बात को ध्यान में रखते हैं कि ये कभी भी नेचर को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते। मतलब नेचुरल चीज़ों को ये कभी भी ओवर यूज़ नहीं करते। हम जानते हैं कि इंडिया में काफ़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है। पहले हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। और इन ट्राइबल लोगों को हम बोलते हैं आदिवासीज या फिर ओरिजिनल सेटलर्स। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे मिडवल पीरियड के लेटर हाफ में, मतलब के 1500 एडी के आसपास में, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो धीमे धीमे मिलके बड़ी बड़ी किंगडम्स बनाने लगती हैं। और इनमें से एक सबसे बड़ी किंगडम थी, वो थी गोंड किंगडम, एमपी और छत्तीसगढ़ की। लेकिन ज़्यादातर जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो अभी भी घने जंगलों में ही रहते थे। और ये लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हर्डिंग, यही सब प्रैक्टिस करते थे। अब आप बच्चों सोचो, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग है क्या? इस टाइप की फार्मिंग जिसमें एक फार्मर सिर्फ अपनी फैमिली का भरपेट करने के लिए, खाना बनाने के लिए उतनी ही क्रॉप्स उगाता है, ना कोई बिजनेस करने के लिए। ठीक है। और मुगल्स ने भी इन लोग को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया था, क्योंकि ये लोग अपने तरफ से थोड़ा बहुत अमाउंट मुगल्स को पे करते थे। थोड़े बहुत पैसे मुगल्स को पे करते थे, ये दिखाने के लिए कि हम आदिवासी, आप मुगल्स के साथ में हैं। अब बात आती है आगे, कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल पीपल। सो जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए इंडिया में और इनके कांटेक्ट में आए ट्राइबल पीपल के, तब से इन ट्राइबल लोगों की लाइफ, जो शांति वाली लाइफ थी, वो पूरी डिस्टर्ब हो गई। फिर आगे सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, ज़्यादातर जो ट्राइबल एरियाज थे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के एरियाज और सेंट्रल इंडिया के एरियाज, इन सब पे ब्रिटिश का कब्जा था। इसके वजह से आदिवासियों की लाइफ पूरी बर्बाद हो गई, क्योंकि इनकी लाइफ में एक प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये लोग किसी लैंड को ओन करने वाला कोई इंडिविजुअल नहीं था। इनके समाज में ऐसा होता था कि कोई भी लैंड अगर है तो उसका मालिक कोई एक नहीं है, कोई एक फैमिली नहीं है, बल्कि बहुत सारी फैमिलीज मिलके उसकी मालिक होती थी। या फिर पूरा का पूरा जो उनका समाज था वो उसका कॉमन मालिक होता था। लैंड को कॉमनली ओन किया जाता। और फॉरेस्ट में जो भी कुछ बनता है, जो भी कुछ फॉरेस्ट का है, उसको फ्रीली कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। वो कॉन्सेप्ट था लैंड ओन्ड बाय ब्रिटिश, या फिर लैंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड। ये बता दिया। इन्होंने बताया कि अब किसी भी लैंड का मालिक अगर होगा तो कोई इंडिविजुअल होगा, या फिर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ सेम फैमिली, ऐसा। अब ब्रिटिश लोगों की नज़र इनके फर्टाइल लैंड पे थी, इसीलिए इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। वो सिस्टम था रेवेन्यू सिस्टम, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। ये एक उसका एग्जाम्पल है। इन बेचारे आदिवासियों के पास में तो कोई रिटर्न प्रूफ था नहीं कि वो लैंड किसका है। और अगर किसी आदिवासी को बोला जाता कि ठीक है तुम अपना लैंड अपने पास रखो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता, उसको ज़्यादा हाई रेट पे रेवेन्यू पे करना पड़ता ऐसे आदिवासी को। और जब ये आदिवासी अपना रेवेन्यू पे ना कर पाते तो वो लैंड किसके कब्जे में आ जाता? वो लैंड आ जाता धीमे धीमे मनी लैंडर्स के कब्जे में। अब आप सोचो, ये मनी लैंडर्स कहाँ से आए? पहले ये मनी लैंडर्स थे नहीं, लेकिन इनको इंट्रोड्यूस किया गया। ये इस समाज में कैसे आए? जैसे ब्रिटिशर्स ने जब लैंड दिया था किसी भी आदिवासी को, कि अगर उस पर वो खेती कर सकता है, ठीक है तुम कर सकते हो, और उसी पे उसको रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। लेकिन जितना रेवेन्यू ब्रिटिश लोग बोल रहे हैं उतना वो पे नहीं कर सकता था। तो वो एक्स्ट्रा पैसे के लिए जाता था मनी लैंडर के पास में, लोन लेने के लिए मनी लैंडर के पास में जाता था। और ये लोग वही रिच पीपल थे, वो रिच ट्रेडर्स और बिजनेसमैन थे जो यहाँ पे आ गए थे और इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। तो बेचारा आदिवासी मनी लेंडर के पास में से लोन लेता, जिसको उसको बहुत भारी इंटरेस्ट चुकाना पड़ता।
और अगर वो लोन वापस ना चुका पाता तो यही मनी लैंडर्स उससे उसका जो लैंड है वो छीन लेते। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि आदिवासियों को धोखा धोखा देके उनके प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करा लिया जाता। इस तरह से धीमे धीमे जो भी लैंड था वो ट्राइबल पीपल के हाथों से लैंड धीमे धीमे नॉन ट्राइबल लोगों के हाथों में चला गया। और जो बेचारे ट्राइबल लोग, जो आदिवासी बेचारे वहां पे रहे, वो अपने ही लैंड पे एक वर्कर की तरह काम करने लगे। ब्रिटिशर्स ने एक ट्राई किया था कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए इन सारे ट्राइबल इलाकों में, और इसी सिस्टम की वजह से ट्राइबल लोगों की सारी फ्रीडम चली गई। ऐसा क्या हुआ था? इस सिस्टम के इस सिस्टम के अंदर इन्होंने कुछ आउटसाइडर्स को इनके समाज में लाया था, जिनको बोलते हैं डिकूज। वहाँ की लोकल छोटा नागपुर की जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं डिकूज। और इन्हीं आउटसाइडर्स ने ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट किया। मतलब ये जो सिस्टम था, सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके वजह से इन डिकूज को, मतलब आउटसाइडर्स को, ये चांस मिला कि ये ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट कर सके। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन बन सकता है कि हु वर डिकूज। क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे? हु वर डिकू। तो आप उसके बारे में उसकी डेफिनेशन लिखोगे कि डिकू कौन थे। ठीक है। अब ये ट्रेडर्स जो थे वो ट्रेडर्स हैं और मनी लैंडर्स। जब भी कहीं पे आते, किसी ट्राइबल इलाके में ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स आए, तो उनके पीछे पीछे कुछ सेटलर्स भी आ जाते। ये वो सेटलर्स थे जो थोड़े रिच थे और जो अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह पे जाना चाहते थे। तो वो सेटलर्स अपने साथ काफ़ी पैसा लेके आते थे और ट्राइबल लोगों का काफ़ी सारा लैंड वो लोग खरीद लेते। इसके साथ साथ ट्राइबल एरियाज के अंदर मिशनरी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बढ़ गई थी। मिशनरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो क्रिश्चियन धर्म को फैलाने वाले, उसका प्रचार करने वाले जो होते हैं, उनके साधु, वो होते हैं मिशनरीज। सो इनके वजह से भी ट्राइबल लोगों के मन में काफ़ी दुख पैदा हो गया था। उनको ये डर हो गया था कि इस तरह से तो हमारा कल्चर पूरा खराब हो जाएगा और हमारा कल्चर हम खो देंगे। तो आगे देखते हैं छोटा नागपुर रीजन कैसा था। छोटा नागपुर रीजन में कौन कौन से नेचुरल मिनरल्स रिसोर्सेज थे? तो यहाँ पे आयरन ओर, बॉक्साइट, कोल, माइका, मिनरल्स, ये सब काफ़ी था। और ये सारा का सारा ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हो कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ छोटा नागपुर रीजन फॉर ब्रिटिश एम्पायर। छोटा नागपुर रीजन में और भी था। यहाँ पे टीक और साल फॉरेस्ट थे, और टीक और साल फॉरेस्ट में से जो भी लकड़ा मिलता, यही लकड़ा आगे जाके बिल्डिंग बनाने में काम में आएगा, रेलवेज में काम में आएगा, फ्यूल के लिए काम में आएगा। सो इन्हीं सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश लोग फॉरेस्ट को बड़ी तेजी से काटे जा रहे थे। इतना तेजी से फॉरेस्ट को क्लियर कभी नहीं किया गया था जब इनके टाइम पे किया गया। और इन्हीं जब फॉरेस्ट के एरियाज को काटा गया पूरा पूरा, और जब लैंड पूरा साफ हो गया, तो इसी लैंड पे आदिवासियों को मजबूर किया गया कि वो कैश क्रॉप्स उगाएं। कैश क्रॉप्स मतलब कौन कौन सी? पॉपी, इंडिगो और कॉटन। तो क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, विच क्रॉप्स वर द आदिवासीज कंपेल्ड टू ग्रो इन छोटा नागपुर रीजन। एक बार फिर से बोलता हूं क्वेश्चन, विच क्रॉप्स वर द आदिवासीज कंपेल्ड टू ग्रो इन छोटा नागपुर रीजन। तो छोटा नागपुर रीजन में कौन सी क्रॉप्स को उगाने के लिए आदिवासियों को मजबूर किया गया? पॉपी, इंडिगो और कॉटन। अब अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात की जाए, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब जो एरिया है पूरा, मेघालय, इन सब का, तो यहाँ पे आदिवासी काफ़ी रहते थे। और ये वही एरिया है जहाँ से चाइना जाया जा सकता है, जहाँ से बर्मा जाया जा सकता है। तो ये वाला एरिया ब्रिटिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी एरिया से अगर चाइना वाले अगर अंदर आ गए तो वो अटैक कर सकते हैं, बर्मा वाले अगर अटैक कर सकते हैं। तो इस एरिया को बचाने का बहुत ही इंपॉर्टेंस था। ये इस बात को ब्रिटिश लोग जानते थे। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हो, वाई नॉर्थ ईस्ट रीजन वॉज इंपॉर्टेंट टू ब्रिटिश। ब्रिटिश के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन क्यों इंपॉर्टेंट था?
क्योंकि उनको ये डर था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में चाइना से हमला हो सकता है, बर्मा से हमला हो सकता है, तो इस रीजन को बचाया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं कि काफ़ी सारे जो इश्यूज थे, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, सोशल और रिलीजियस इश्यूज के कारण बहुत सारा जो बदलाव आया था ट्राइबल पीपल के लाइफ में, इन सब से परेशान होकर ट्राइबल लोगों ने रिवॉल्ट किया था। अ सीरीज ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम। ये कौन सा टाइम था? बिटवीन 1765 से लेकर 1847 तक काफ़ी सारे रिवॉल्ट हुए थे, काफ़ी सारे ट्राइबल रिवॉल्ट हुए थे। अब ये कौन कौन से रिवॉल्ट थे? 1772 में मल पहाड़ियास ऑफ राजमहल हिल्स, ये रिवॉल्ट। 1774 का चाउ रिवॉल्ट। 1811 से लेकर 1833 का रिवॉल्ट ऑफ कोल्स, और 1855 का संथल रिवॉल्ट, और 1885 का मुंडा रेवेलियन। इसके अलावा भी कई छोटी मोटी जगह पे रिवॉल्ट हुआ था, माइनर अपराइजिंग्स हुई थी मद्रास के कुछ इलाकों में और बॉम्बे के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पे भील जाति के लोग रहते थे। अब इन्हीं रिवॉल्ट्स के बारे में हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो